हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए 67 बीपीएससी सीडीपी एग्जामिनेशन को लेकर मॉडल प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया गया है। कई सारे मॉडल प्रैक्टिस सेट करवा दिए गए हैं। आप लोग मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट के प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए, आपको पता चल जाएगा। इसके साथ साथ मैं एक बात और बता देना चाहती हूँ, टेलीग्राम चैनल पे आस्था IAS का टेस्ट सीरीज को मैंने PDF के रूप में डाल रखा है। आप लोग उससे सेट प्रैक्टिस करिए। जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आस्था IAS के जितने भी क्लास टेस्ट सीरीज चल रहे हैं उस सब का मैंने उस पर PDF डाल रखा है, और आने वाले टाइम पे अभी बहुत सारे PDF आप लोग के लिए डलाएगा, जिससे आप लोग अपने घर बैठे हुए सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आस्था IAS का जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, और उससे बहुत ज़्यादा आप लोग को फायदा होगा 67 BPSC में। और साथ साथ में बता देती हूँ, जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है जो मैं आपको करवा रही हूँ, इस बुक से कई सारे ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं आस्था IAS के क्लास नोट्स में, आप लोग जरूर देखिएगा उसके साथ। तो आज का जो सेशन है मॉडल प्रैक्टिस सेट में 67 BPSC के लिए, उसका चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पता ही है 150 नंबर के क्वेश्चन आते हैं 67 BPSC में। ई ऑप्शन के साथ ले रहा है, तो ई ऑप्शन वाले ही मैं मॉडल प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए करवा रही हूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिगृहित किया है। तो ऑप्शन देखिए, 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 24 नवंबर 1939। उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि आस्था IAS का आप लोग जरूर उसमें सेट दीजिए, जो मैंने आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे दिया है। तो देखिए, इसके से जुड़े हुए फैक्ट्स मैं बता देती हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो गीत था जन गण मन को संविधान सभा में भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया, और यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो इसको ध्यान दीजिएगा, कब। तो देखिए, 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें ये गाया गया था। और किनके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के जी के द्वारा ये जन गण मन लिखा गया है राष्ट्रगान। इसको अपनाया कब है भारत ने? तो देखिए, संविधान ने कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया। इससे रिलेटेड जितने फैक्ट्स हैं मैंने आपको बता दिया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए कि 1902 में सिताब्दी आरा में बिहार में किनका जन्म हुआ था। कई बार मैंने बिहार स्पेशल में इनका नाम लिया है, बहुत बार लिया है कि सिताब्दी आरा में बिहार के कौन से व्यक्ति थे जो बहुत ही महापुरुष बन गए, बहुत ही ज्यादा उन्होंने ख्याति बटोरा। तो वो व्यक्ति को जो नाम है मैं आपको बता देती हूँ। 2 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका, देखिए सिताब्दी आरा में जिनका जो जन्म हुआ है वो जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ है। अब देखिए, इनका जो एक उपनाम है, उपनाम का वीडियो भी बना हुआ है बिहार स्पेशल पे, 40+ पॉइंट पे वीडियो बने हुए टॉपिक पे, आप लोग जरूर जाके देखिएगा। तो देखिए, इसमें है कि लोक नायक के उपनाम जो प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार के सारण जिले में सिताब्दी आरा नामक स्थान पर हुआ था। तो कहाँ? तो बिहार के सारण जिले में, जहाँ सिताब्दी आरा नामक एक जगह है, वहीं पर जयप्रकाश नारायण का ये जन्म हुआ था। और देखिए 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। 11 अक्टूबर 1902। तो इसके आगे मैं आप लोग के लिए लगा देती हूँ 11 अक्टूबर 1902 में सिताब्दी आरा में जयप्रकाश नारायण जिनका जो उपनाम है लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, स्लेट किस प्रकार की चट्टान है। तो स्लेट क्या है? अवसादी, आग्नेय, रूपांतरित या परतदार। या उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 3 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से, रूपांतरित है। रूपांतरित प्लेट होते हैं स्लेट, तो इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूनतम से अधिकतम तापमान के अंतर में निम्न में से किस स्थान पर होगा। न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान का अंतर निम्न में से किस स्थान पर होगा? दिल्ली, चेन्नई, त्रिवेंद्रम या मुंबई। उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 4 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली में होगा। दिल्ली में होगा। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, समानांतर के सावधानिक प्रभाव महाद्वीपीय के प्रभाव के अर्थात जो स्थान समुद्र के जितनी अधिक दूरी पर होगा उतना ही न्यूनतम अधिकतम तापमान का अंतर होगा। तो इसको ध्यान रखिएगा कि जो स्थान समुद्र के जितनी अधिक दूरी पर होगा उसमें ही न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर होगा। तो दिल्ली जो है वो समुद्र की जितनी दूरी पर है, इसीलिए इसका जो तापमान है न्यूनतम और अधिकतम होता है। 5 का देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन 102 BPSC हर बार पूछ रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम में कूट को चुनिए। कूट दिया हुआ, कूट को। तो सबने अवज्ञा आंदोलन, होम रूल आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो देखिए, इसका जो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि पहले देखिए आपका ये हो जाएगा, होम रूल आंदोलन हुआ, फिर सबने अवज्ञा हुआ, फिर सबने अवज्ञा नहीं, फिर इसके बाद आप लोग का ये 4 नंबर वाला हो गया, 2 हो गया, फिर उसके बाद ये हो गया आप लोग का
एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ उसका, थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए यहाँ पे बी में देखिए जो ऑप्शन दिया हुआ है 2412, यानी कि पहले 2412 इस तरीके से है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। देखिए यहाँ मैं आपको डेट बता देती हूँ, डेट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो डेट बता देती हूँ। तो देखिए सबने अवज्ञा जो आंदोलन हुआ था, आपका सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे 2 है, तो पहले होम रूल का देख लेते हैं। तो होम रूल हुआ था 1916 में, अप्रैल 1916 में। फिर असहयोग आंदोलन हुआ था 21 से 22 में, 21 से 22 में हुआ था। फिर भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था आप लोगों के लिए 1942 में, आप सबको पता ही होगा। और सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में, तो इसको ध्यान दीजिएगा। एक बार रिपीट कर देती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर जगह कम है, लिखने में नहीं बना है, रिपीट कर। तो होम रूल आंदोलन अप्रैल 1916, असहयोग आंदोलन 1921 से 22, सबने अवज्ञा आंदोलन अप्रैल 1930, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसके अकॉर्डिंग सही आंसर ऑप्शन बी है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अभ्रक में सर्वाधिक उत्पादक है, किसमें अभ्रक उत्पादन करने में भारत में सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए 6 का ऑप्शन बी, यानी कि यहीं पे बिहार और झारखंड। बिहार और झारखंड जो है भारत के अभ्रक में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है। अब देखिए अभ्रक को मीका बोलते हैं, उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। भारत में कुल अभ्रक का उत्पादन 48% है वो झारखंड अकेले करता है और बिहार 35 करता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, बिहार 35% और झारखंड 48% का करता है, उत्पादन करता है अभ्रक में, इसको ध्यान रखिएगा। नए क्वेश्चन देखिए, परम शून्य बराबर होता है तो कितने होता है? तो देखिए कितने फ़ारेनहाइट होता है? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 7 का ऑप्शन ए, -273.15 डिग्री सेल्सियस में परम शून्य का बराबर किया जाता है। तो चलिए अब इसका नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। तो अब सबसे पहले तो इसमें क्वेश्चन है और मैं आपको बता देती हूँ फैक्ट के साथ। देखिए कि न्यूनतम संभवतः ताप तथा इसके नीचे कोई ताप असंभव नहीं है। इस ताप में गैसों को अणुओं को गति शून्य हो जाती है और इसका तापमान -270.15 डिग्री सेल्सियस होता है। इसे केल्विन में व्यक्त किया जाता है। केल्विन में क्या किया जाता है? तो केल्विन में व्यक्त किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर के समानता तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर के समानता तापमान कितने होते हैं, कितने डिग्री सेल्सियस पे होते हैं? तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 37 डिग्री सेल्सियस पे होते हैं। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं बता देती हूँ। मानव शरीर का जो ताप है, ताप के मापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले थर्मामीटर से होता है। चूंकि मानव के ताप एक छोटे से परिसर में बीच बदलता है, इसलिए ये 95 फ़ारेनहाइट से या 35 डिग्री की सेल्सियस से उच्चतम रहता है। इसको ध्यान रखिएगा। आप सिंपल इसमें ध्यान रखिएगा, मानव शरीर का जो तापमान होता है कितना होता है? तो वो 37 डिग्री सेल्सियस में होता है। और इसको मानव शरीर का जो तापमान मापने के लिए एक होता है तो थर्मामीटर से नापा जाता है। अब देखिए नेशनल मलेरिया का जीवन काल क्या था? नेशनल मलेरिया तो आपको पता है, नेशनल मलेरिया कई बार आप न्यूज में भी देखे होंगे और किट कैट वगैरह का प्रचार में भी इनका नाम आता है। तो देखिए 9 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1918 से 2003 तक, यानी कि 1918 में इनका जन्म हुआ, 2013 में इनकी मृत्यु हो गई। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जॉनसन ने दिया है यह शब्द। तो देखिए जॉनसन ने दिया है कौन सा था? वायरस का, RBC का, या जीन का, या क्रोमोसोम का। तो देखिए जो जॉनसन के दिया गया जो नाम है 10 का जो सही आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता देती हूँ ऑप्शन बी, यानी कि जीन का। जॉनसन द्वारा जीन का नाम दिया गया था। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए कि द सी ऑफ इनोसेंस लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी है? रघुराय के द्वारा, युवराज सिंह के द्वारा, किशवर देसाई के द्वारा, बाई बी रेड्डी के द्वारा। तो देखिए ये जो पुस्तक लिखी गई है किनके द्वारा लिखी गई है? तो मैं आपको बता देती हूँ ऑप्शन बी इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि किशवर देसाई के द्वारा ये लिखी गई द सी ऑफ द इनोसेंस लिखा गया है। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि माय डियर बापू लिखी गई है। तो माय डियर बापू किनके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए इसका जो है गोपाल कृष्ण गांधी, जसवंत सिंह, रामचंद्र गुहा, एन.के. पनिकर। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गांधी के द्वारा ही ये माय डियर बापू लिखा गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे है कि सिंधु घाटी में लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है। तो सिंधु घाटी सप्ताह को आपको पता ही है काशी युग कहा जाता है। तो देखिए सिंधु घाटी सप्ताह की जो लिपि है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिपि की सूचना का स्रोत ज्ञात होती है, किससे ज्ञात होती है? आभूषणों से,
मूर्तियों से, मोहरों से या खिलौनों से? इसका आंसर तो आप सबको पकड़ ही लिए होंगे कि क्या होगा। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए मैं बता देती हूँ। इसे देखिए, सबसे पहले तो मैं इसके साथ एक जुड़ी हुई एक फैक्ट से बता देती हूँ। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रमात्मक है, यानी कि भाव न उसको पढ़ा जा सकता है और नहीं लिखा जा सकता है। भाव चित्रमात्मक लिपि ये दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। यह अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों में होता है। तो पहली पंक्ति दाएं की से बाईं में या दूसरी पंक्ति बाईं से दाएं लिखी जाती है। यानी कि जब मान लीजिए यहाँ से हमने शुरू किया, यहाँ तक खत्म हुआ, तो फिर हम लोग यहाँ से शुरू नहीं करेंगे बल्कि यहाँ से जाके शुरू करेंगे। ये दाएं से बाईं या बाईं से दाईं चलती है, इस तरीके से यहाँ से शुरू करने के बाद फिर यहाँ जब खत्म होगा तो यहाँ से जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं वहां से स्टार्ट ना करके हम लोग यहीं से रिपीट करना शुरू कर देंगे। यह मोहर और तथा भृंगी परशु के अंगलन मिलता है। तो किससे मिलता है? तो मोहरों से। मोहरों से ज्ञात हुआ है कि सिंधु घाटी से जो लिपि के स्रोत है वो मोहरों से प्राप्त हुआ है। कैसे? वहां पे लिखे गए होंगे दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिपि लिखी जाती है। और कैसे लिपि? तो भाव चित्रात्मक है, इसको ध्यान दीजिएगा, भाव चित्रात्मक, यानी कि कोई भी घटना हुआ है तो दीवार पे उसकी नक्काशी कर दी गई है, इस तरीके से है। अब देखिए, सबसे छोटा पुष्प पादक क्या है? तो सबसे छोटा जो पुष्प पादक है 14 का जो सही आंसर हो जाएगा बुम्फाया, बुलीफाया जो है सबसे छोटी पुष्प पादक है। ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे छोटा बर्ड कौन है? तो हमिंग बर्ड है, सबसे छोटा बर्ड है तो हमिंग बर्ड है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसके साथ मुझे याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, इकोसिस्टम शब्द दिया है, तो इकोसिस्टम किसमें? ओडन, टेंसले या फिर क्लीमेंस या फिर न्यूटन है। तो इकोसिस्टम जो शब्द दिया गया किन के द्वारा? 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, टेंसले के द्वारा दिया गया था। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का दिमाग है, तो कोशिका के दिमाग क्या है? केंद्रिका है, केंद्रक है, लवक है या प्लाज्मा है? तो देखिए, कोशिका का जो है उसका जो सही आंसर मैं आपको बता देती हूँ कि कोशिका का जो दिमाग होता है केंद्रक में होता है या फिर केंद्रिका में होता है, केंद्रक में होता है, लवक में होता है या प्लाज्मा में होता है? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रक में होता है। अब देखिए, C12 न्यूटन की संख्या क्या है? तो देखिए, C12 में न्यूटन की संख्या पूछा जा रहा है। ये न्यूटन से एक बार 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जामिनेशन में, तो इस पे न्यूटन वाले चैप्टर है, जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। और देखिए, इसमें साइंस वाले क्वेश्चन को कवर करने के लिए लूसेंट की जो बुक है उसमें जो तीनों पार्ट दिए हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा आपको केमिस्ट्री और फिर बायोलॉजी को ध्यान देना, सबसे ज्यादा अगर ध्यान देना तो बायोलॉजी पे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा आपको कि C12 में न्यूटन की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन ए 6 होती है। देखिए, यहाँ 12 है, इसको माइनस कर लीजिएगा तो 6 आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको माइनस कर दीजिएगा तो 6 आ जाएगा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? आप सबको पता ही होगा, बिहार स्पेशल क्वेश्चन आ चुका है आप लोग के लिए कि पहला 18 नंबर में कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी है? तो मगध की प्रथम राजधानी वैशाली, गिरिब्रज जिसको राजगिरी कहा जाता है, या पाटलिपुत्र या चंपा? तो देखिए, आप सबको पता ही है 18 का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, यानी कि गिरिब्रज जिसको राजगिरी कहते हैं। देखिए, मैं इसके साथ फैक्ट बता देती हूँ आपको। मगध की जो प्रारंभिक राजवंश की स्थापना वसु के पुत्र जलास्तंध के पिता बृहद्रथ ने की थी, और बिंबिसार ने मगध की लगभग 545 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना की एवं गिरिब्रज या राजगिरी को अपना राजधानी बना। तो हर्यक वंश के द्वारा ही इसकी राजधानी बनाई गई थी। हर्यक वंश की राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी थी, इसको ध्यान दीजिएगा। हर्यक वंश कौन था? तो बिंबिसार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के समय में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? तो अशोक के समय में कौन सी बौद्ध संगीति? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, अशोक के समय में कौन सा हुआ था? तो तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अब देखिए, मैंने बौद्ध धर्म पे बहुत ही अच्छे तरीके से हैंड रिटन नोट्स में एक चार्ट के जरिए मैंने आपको बता दिया है, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। ट्रिक के साथ जितनी भी बौद्ध संगीति हुई है इसको भी मैंने ट्रिक के साथ भी बता दिया है, दोनों मैंने बता दिया है। आप लोग मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट के प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए, आपको पता चल जाएगा, आपको मिल जाएगा। बिहार स्पेशल देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, इससे साथ रिलेटेड फैक्ट्स बता देती हूँ। मौर्य सम्राट अशोक के समय में 251 ईसा पूर्व मतलब बीसी के में पाटलिपुत्रा में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी, जिसकी अध्यक्षता मोगली तीस्त ने किया था, और इस सभा के अभिधम पिटक में संकलित तथा कथा वस्तु में जोड़ा गया था। अभिधम पिटक में इसी में तीसरी बौद्ध संगीति में बट गया था, इसको ध्यान दीजिएगा। ये पाटलिपुत्रा में आयोजित किया गया था अशोक के शासन काल में 251 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए।
20 में निम्न में से कौन सा सुगम युगम सम्मिलित नहीं है। नहीं जब भी पूछा जाता, मैंने आपको कहा था एग्जामिनेशन के टाइम पे भी ये चीज आप लोग आजमाइएगा, जहां पे नहीं रहेगा वहां एक टिक आउट कर दीजिए, एक गोल मार्क कर दीजिएगा, ताकि आपको पता चलेगा कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या पूछा जा रहा है। तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता देती हूँ, इसका हो जाएगा आप लोग के लिए ऑप्शन डी सही नहीं है। तो देखिए इसका जो मैं इंपॉर्टेंट जो फैक्ट से बता देती हूँ, 9 अगस्त 1945 को जब रेलगाड़ी के सरकारी खजाना सहारनपुर में लखनऊ की ओर जा रहा था, इसे काकोरी नामक स्टेशन पर लूट लिया गया था। इसे काकोरी कांड भी कहा गया और इस कांड को मुख्य अभियुक्ता राम प्रसाद बिस्मिल्ला, असाफ उल्ला खां और रोशन लाल एवं राजेंद्र लाहिड़ी के मुकदमा चलाकर 1927 में फांसी दे दी गई थी। तो देखिए काकोरी कांड जो हुआ था कब हुआ था, 1927 में। 1927 में फांसी दी गई थी, बल्कि हुआ था 1925 में। बाकी आप सब आपका सही है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 21 में पूछा जा रहा है कि न्यूलोमेटिक हड्डी एक अभिलक्षण है, तो किसके लिए है। तो देखिए सरीसृपों के लिए, पक्षियों के लिए, उभयचरों के लिए, मत्स्य के लिए। सरीसृप जो रेंग के चलते हैं, ठीक है, जैसे सांप, एलिगेटर वगैरह, ये सब सरीसृप में आ जाएंगे। तो देखिए 21 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पक्षियों में होता है ये न्यूलिमेटिक हड्डियों का अभिलक्षण होता है। अब नेक्स्ट देखिए फिर सरीसृप से क्वेश्चन है कि सरीसृपों में पक्षियों में जोड़ने वाली कड़ी क्या है। तो देखिए सरीसृप तथा पक्षियों में ऐसे कौन सी कड़ी है जो दोनों को एक समान बना देती है। तो इसका जो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी आर्कियो प्लेटिरिक्स। प्लेटरिक्स इसका जो सरीसृप या पक्षियों को जोड़ने की कड़ी है। इसको आप प्रोनाउंसिएशन अपने तरीके से कर लीजिएगा, कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में मुझसे भी गलती हो जाती है, तो आप लोग अपने तरीके से प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा। तो देखिए मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। तो देखिए तिल्ली, अग्नाशय, गुद्दा, यकृत। तो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत है जो मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसको हम लोग लीवर कहते हैं। यकृत को हम लोग लीवर के नाम से जानते हैं। तो देखिए जिसका वजन मैं बता देती हूँ 1.5 से लेकर 2.0 किलोग्राम तक होता है, ये मध्य होता है। जिसको ध्यान दीजिएगा, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो लीवर है, 1 से लेकर 2.0 किलोग्राम तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 में कि स्वपोषित थैमोफाइटो वाले एक क्लोरोफिल को क्या कहते हैं। तो देखिए थैलोफाइटो जो होता है सब शोषित, उसे क्लोरोफिल को क्या कहा जाता है। बायोफाइट, लाइकेन, सैलाब या फंजाई। तो 24 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सैलाब के नाम से जाना जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि अप्रत्यक्ष कर का क्या आशय है, यानी कि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया आपका। तो अप्रत्यक्ष कर का क्या आशय है। करदाताओं के सरकार के बीच में कर संदर्भ में कोई सीधा संबंध न हो। करदाताओं और सरकार को बीच में कर संदर्भ में कोई भी सीधा संबंध हो, या कर आय के आधारित हो, या जिस पर लगाया गया कर उसी पर उसका प्रभाव का दबाव पड़े, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि करदाताओं में सरकार के बीच कर और संदर्भ में कोई भी सीधा संबंध नहीं हो। करदाताओं और सरकार के बीच में कोई भी सीधा संबंध नहीं रहता, उसे अप्रत्यक्ष करके आशय में दिया गया है। 26 देखिए किस तत्व के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो देखिए न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं, किस तत्व के। हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम या बोरोन। तो इसका बोरोन। तो इसका जो 26 का जो सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे हल्का गैस कौन है। तो हीलियम ही होता है, सबसे हल्का गैस हीलियम होता है। गुब्बारे वगैरह में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आप लोग के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री से कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ऐसे कौन व्यक्ति थे जो किए थे। तो देखिए यहाँ ऑप्शन के जो सही अकॉर्डिंग जो आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ही थे सत्यशोधक समाज के स्थापना किए थे। इन्होंने बहुत सारे चीजों किए थे। इन्होंने बिना पंडित के विवाह करने के भी एक परंपरा लागू किए थे। अब पहली एक स्कूल खोले थे जिसमें महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा महिलाओं की तरफ से इनका बहुत ज्यादा झुकाव था। महिलाओं के लिए अधिकतर काम ज्योतिबा फुले ने किए थे। तो इसको ध्यान देखिएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की है। तो ज्योतिबा फुले। अब देखिए ज्योतिबा फुले से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने
1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में किया था। कहाँ किया था? तो महाराष्ट्र में किया था। यह आंदोलन दलित एवं निम्न जाति लोगों को कल्याण के लिए चलाया गया था। और ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी जो 1872 ईस्वी में सार्वजनिक सर्वधर्म एवं सत्य शोधक समाज जैसी पुस्तकों के संगठन द्वारा निम्न जातियों को सुरक्षा दिलाने के जोर दिया था। जैसे कि मैंने आपको कहा कि निम्न जातियों और महिलाओं पर ज्यादा ध्यान दिया था। सत्य शोधक समाज में बहुत सारे काम किए गए थे और 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना कहाँ की? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 28। पूना बेद की ओर चलो। आपने कई बार इसका नाम सुना होगा, शायद 6th क्लास से ही पढ़ने के लिए हम लोग को आ जाते हैं। तो पुनः बेद को ओर चलो, ये नारा किसने दिया था? तो नारा किसने दिया था? आप सबको पता ही है कि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा कहा गया था कि पुनः वेदों की ओर लौट जाओ, पुनः वेदों की ओर लौट जाओ। इन्होंने जो दयानंद सरस्वती ने कहा था। अब देखिए सत्यमेव जयते किस उपनिदेश से लिया गया है? तो देखिए सत्यमेव जयते जो है, जिसको हम लोग सत्यमेव जयते उपनिदेश किससे लिया गया? तो मुंडक। देखिए इसका जो लिया गया है आपको मैं बता देती हूँ 29 का, ये मुंडक से लिया गया है। मुंडक से सत्यमेव जयते शब्द निकाल कर लिया गया है। तो देखिए मैं इसको बता देती हूँ। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह जो सारनाथ सहित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। मूल स्तंभ में सिर्फ 4 सिंह हैं, जिसमें से एक दूसरे की पीठ में किए हुए, पीठ से सटे हुए हैं। और बताया जाता है कि 3 ही शेर दिखते हैं, एक पीछे की ओर है, लेकिन टोटल शेर कितने हैं? तो 4 है। और देवनागरिक लिपि में सत्यमेव जयते अंकित किया गया है, जिसे मुंडू उपनिदेश से लिया गया है, मुंडक उपनिदेश से लिया गया है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन के हर्षवर्धन के समय में कौन भारत आया था? इति सिंह, फाहियान, मेघथनीज या फिर हेनसांग। देखिए इसके साथ मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। चीनी यात्री को फांसी हुई, चीनी यात्री को फांसी हुई, बस इतना आप ध्यान रखिएगा। इसमें सारे के सारे जितने भी बाहर के जो अंग्रेज या फिर चीनी यात्री जितने भी आए हैं उन सब का नाम इसमें आ जाएगा। चीनी यात्री को फांसी हुई, तो ये ध्यान दीजिएगा, इसमें सारे के सारे नाम आ जाएगा। आप कॉपी पे एक बार लिख लीजिएगा और लिख कर देखिएगा, इसमें सारे नाम आपके आ जाएंगे। तो आपको पता है हर्षवर्धन के समय में कौन आया था? तो हर्षवर्धन के समय में जो आया था वो हेनसांग आया था। हेनसांग ही आया था हर्षवर्धन के समय में, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए चीनी यात्री हेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग की यात्रा वृत्तांत में चीनी ग्रंथ में सीयूकी ने प्राप्त की है। हेनसांग ने यात्रियों में राजकुमार की नीति तथा पंडित तथा वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। यह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ के संग्रह करने का उद्देश्य से भारत आया था। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति सीलभद्र थे, इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म आपको पता है कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था आप लोग के लिए कुंडलग्राम में, कुंडलग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। इसमें कुछ बताने के फैक्ट्स नहीं है, कई बार मैंने इसके बारे में आप लोग को महावीर स्वामी के बारे में बता दिया था। बस इतना बता देती हूँ कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर महावीर देव स्वामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसके बाद है कि महात्मा बुद्ध को परिनिर्माण प्राप्त हुआ था, कहाँ हुआ था? काशी में, सारनाथ में, बोधगया में, कौशाम्बी में। तो 32 का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों के लिए कुशीनगर। देखिए इसमें कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है महापरिणाम 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर के देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो इसका देखिए उपयुक्त में से इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए, ये कहीं भी इसमें नहीं लिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन ई हो जाएगा। ये तक कहाँ हुआ था? तो आपको मैं बता देती हूँ कुशीनगर में, कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर कहाँ है? तो देवरिया उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1912 में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ है? तो 1912 में जो बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन गया, पटना, सासाराम, मधुबनी। तो सासाराम मधुबनी तो सीधे कट गया, हो ही नहीं सकता, 2 ही है, गया और पटना। तो इसका जो 33 का जो सही आंसर हो जाएगा बांकीपुर के पटना में हुआ था, बांकीपुर पटना में हुआ था। ये जो कांग्रेस का जो अधिवेशन था मैं बता देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ, 28वां अधिवेशन था, 28वां अधिवेशन था। इसको ध्यान रखिएगा, जिसकी अध्यक्षता R.A. माधुलंकर कर रहे थे, R.A. माधुलंकर के द्वारा किया गया था 28वां भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन, जो 1912 में बिहार के पटना में हुआ था। इतना ध्यान रखिएगा, एक लाइन में मैंने आपको बता दिया, इसको लिख लीजिएगा। मैथिली भाषा में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किस वर्ष सम्मिलित की गई थी? तो देखिए 2001, 2003, 2002, 2004। तो मैथिली भाषा में भारतीय संविधान में जो 8वीं अनुसूची में भाषा दिया गया है उसमें शामिल किया गया था। तो 34 का जो सही हो जाएगा, आपका जो सही आंसर हो जाएगा 2004 में इसे सम्मिलित किया गया था भारतीय संविधान में, 8वें अनुच्छेद में भाषा में शामिल किया गया था।
8वीं अनुसूची में भाषा के रूप में मैथिली भाषा को सम्मिलित किया गया था भारतीय संविधान में 2014 में। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगदीशपुर में बिहार में कुंवर सिंह का संबंध था किससे? 1857 के विद्रोह से, चंपारण आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, भारत छोड़ो 1942, असहयोग आंदोलन आपको पता है 1917 हो जाएगा चंपारण, तो 1857 की क्रांति से ही जगदीशपुर के बिहार में कुंवर सिंह का संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो देखिए जो भोला पासवान शास्त्री थे इनके जो मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इसका मैं आपको सही आंसर बता देती हूँ। इसका 36 का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए। तो देखिए भोला पासवान जो शास्त्री बिहार के जो मुख्यमंत्री बने थे 1 बार, 3 बार, 2 बार या 4 बार, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 बार। 3 बार भोला पासवान शास्त्री जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। तो देखिए एक रहे थे 1968 से लेकर 1968 में इनका खत्म हो चुका था पहला जो कार्यकाल था, दूसरा 1969 से 1969 में खत्म हो चुका, एक 1971 से 1972 तक है। जो थर्ड वाला जो रहे थे उसमें 1971 में आए थे, उसके बाद 1970 तक अपना कार्यभार रखे थे। तो इसको ध्यान रखिएगा कि भोला पासवान शास्त्री बिहार के कुल 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मैंने आपको बता दिया 68, 69 और 72 तक रहे थे, यानी कि 68 में उनका कार्यकाल शुरू हुआ और 72 तक इनका चला, उसके बाद खत्म हो गया। और ये तीनों जो 3 टाइम चला। अब देखिए स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहा के साथ कौन सा धातु मिलाई जाती है? तो जस्ता, मैग्नीशियम, मैग्नीज, निकेल, एटीन। तो 37 का जो सही आंसर हो जाएगा आपको कि इसमें देखिए मिलाया जाता है आपका स्टील, यानी कि आपका जो मिलाया जाता है इसके देखिए लोहा का जो एवं 0.5 रहता है, 1.5% कार्बन के मिश्र धातु में इस्पात स्टील कहलाती है। और स्टेनलेस स्टील जो होता है 18% के क्रोमियर पे निकेल पे होता है। तो क्या मिलाया जाता है? तो निकेल मिलाया जाता है। निकेल मिलाया जाता है कितने प्रतिशत के साथ? तो 18% के साथ। इसको ध्यान रखिएगा डाटा को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बिहार स्पेशल सासाराम में किसका मकबरा स्थित है? तो सासाराम में किसका? हुमायूं, जहांगीर, शेरशाह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सासाराम में जो मकबरा है वो शेरशाह सूरी को है, ऊंचे टीले पे बनाया गया है। इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 39, भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? तो देखिए नहीं किया जाता है, तो देखिए संसद के सामने बजट को रखवाना, राज्यसभा को विघटित करना, संसद का सत्रावसान करना, आवश्यकता पड़ने पर दोनों सदनों के संयुक्त बैठक बुलाना, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 39 का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए। देखिए मैं इसके साथ साथ पहले फैक्ट्स बता देती हूँ, आंसर अपने आप को पता चल जाएगा आपको। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के में अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष बजट संसद के दोनों सदनों में समक्ष रखवाता है। तो यानी कि फिर पहला आपको सही हो गया। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद को सत्रावसान करता है। तो देखिए सत्रावसान वाला ऑप्शन सी भी सही हो गया। तथा अनुच्छेद 108 के अंतर्गत आवश्यक पड़ने पर दोनों सदनों के संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुला जा सकता है। ये भी सदस्य गलत कौन हो गया कि राज्यसभा का विघटित करता है। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। मैं इसको राउंड कर देती हूँ, ये तीनों सही है, लेकिन जो नहीं किया जा सकता है तो राज्यसभा में विघटित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि सुल्तान महमूद गजनी द्वारा भारत पे पहला आक्रमण हमला कब हुआ था? तो सुल्तान जो महमूद गजनी था भारत पे कई बार आक्रमण किए थे। तो देखिए जो 40 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 1000 से 126 तक आक्रमण किए थे। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1000 से लेकर 126 तक लगातार भारत पे आक्रमण किए थे। तो देखिए इससे रिलेटेड फैक्ट्स है, इस्लाम धर्म के प्रचार एवं धन के प्राप्ति के लिए उद्देश्य से महमूद गजनी ने भारत पे 17 बार, कितना बार? तो 17 बार आक्रमण किए थे। 17 बार आक्रमण किए। इटालियन के अनुसार सारे आक्रमण 1000 से लेकर 126 तक, 1000 से लेकर 1026 तक किए थे। और इसमें सबसे जो चर्चित जो आक्रमण था सोमनाथ के मंदिर को लूटा, जिनमें लगभग 50,000 हिंदुओं और ब्राह्मण के कत्ल कर दिए गए थे। सोमनाथ मंदिर को भी महमूद गजनी ने लूटा था 1000 से लेकर 126 के बीच में, और जिसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हुआ था उसमें 50,000 हिंदू एवं ब्राह्मण को कत्ल कर दिया था, इन्हें मार दिया था। आज का देखिए उसके बाद एक क्वेश्चन देखिए कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष किया था? तो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह आपको पता है 9 जनवरी 1915 के बाद दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी आने के बाद पहला जो अगर उन्हें राजनीति में कदम रखा था तो 1917 में ही, और 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। एक व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ल, उन्होंने ही गांधी जी को बुलाए थे नीलगो पे जितने भी अत्याचार होता था उनको बचाने के लिए। तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह था और इसी सत्याग्रह में गांधी जी ने राजनीति में कदम रखा था। इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए ध्वनि की गति धीमी होती है किसमें? जल में, हवा में,
में, लोहा में या हाइड्रोजन में। कई सारे फिल्म में भी आप लोग देखे होंगे इसको। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 42 का, मैं आपको बता देती हूँ। 42 का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए कि ध्वनि में किसमें, ध्वनि है तो किसमें सबसे ज्यादा तो देखिए इसमें जो हो जाएगा हवा, हवा में ध्वनि की गति सबसे धीमी रहती है। तो आज जो मैंने आपको 42 क्वेश्चन बताया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जितने भी क्वेश्चन मॉडल प्रैक्टिस सेट में बताया, इसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आस्था इसके जो क्लास टेस्ट सीरीज चल रहा है, जो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया है, आप लोग उसको देखिए। कई सारे क्वेश्चन उसमें आपको मिल रहे हैं इस बुक से। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मॉडल प्रैक्टिस सेट से दिए जा रहे हैं, तो उसको ध्यान दीजिएगा। वो मैंने आप लोग के लिए इसलिए भेजा है ताकि आप लोग फ्री टाइम में उसको PDF को डाउनलोड करके अपना सेट प्रैक्टिस करिए। वो पर डे आप लोग के लिए 1 से 2 सेट प्रैक्टिस टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा आस्था IAS की तरफ, आस्था IAS का एग्जाम पॉइंट की तरफ से। तो आस्था IAS का जो क्लास नोट्स है काफी अच्छा क्लास नोट्स है, उनका टेस्ट सीरीज भी काफी अच्छा रहता है, तो उसको जरूर आप लोग देखिए। आप लोग के लिए मैंने प्रोवाइड कर दिया है टेलीग्राम। जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं उसको ज्वाइन कर लें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं इसके नए मॉडल प्रैक्टिस से, फिर मिलते हैं आप लोग के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट में नए क्वेश्चन और नए जोर्स, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज नए फैक्ट्स के साथ। जितने भी मैं आपको फैक्ट्स बता रही हूँ वही आपके एग्जामिनेशन में सही और गलत आंसर में आप लोग को समझने में मदद करेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। 67 BPSC CDPO एग्जामिनेशन की तरफ, एग्जाम पॉइंट की तरफ से फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।